फिल्म चल चूंकि रही है कि उसकी कहानी जो होगा 4 घंटे एक आदमी एक फिल्म को दे रहा है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज के समय में एक संस्था बना के थिएटर शुरू किया, तो फिल्मों में भी काम करना शुरू किया। और फिल्में सीरियल में एक तो पहली फिल्म थी मेरी मोहल्ला 80, तो वो डॉक्टर वाहताज एक फिल्म थी जो ड्राई डे, वो अमेज़न धड़क 2 में भी एक अच्छा कैरेक्टर था। उसके बाद फिर ये धुरंधर जो अभी चल रही है, धुरंधर अगली फिल्म आने वाली है जो, तो वो प्रतिबंध के नाम से है। शूट करने राजस्थान जाते हैं और राजस्थान में एक आतंकवादियों का ग्रुप है जो उसके आसपास अभी ये डेट फिक्स नहीं। हाँ, क्योंकि एक देश के खिलाफ जब आप काम कर रहे हो, वो विलेन ही है। कि 4 किताबें प्रकाशित हैं और वह 4 नाटक हैं जो प्रकाशित हैं। जो एक 45 साल की उम्र का हुआ तब मेरा अध्यात्म से अपना जुड़ाव शुरू हुआ। नमस्कार, स्वागत है आपका श्रवण की आवाज में। आज हम करने वाले हैं धुरंधर बात, क्योंकि हमारे साथ हैं धुरंधर पिक्चर के धुरंधर प्रसिद्ध कलाकार जो कि हमारे श्रवण से ही हैं, हमारे पास से ही हैं, परसौराब में यहाँ उनका आश्रम है। आदरणीय संजय मेहता बाबा साहब, जिनसे कि हम जानेंगे इनकी कई फिल्मों के बारे में। कई बड़ी बड़ी पिक्चरों में ये काम कर चुके हैं और किस तरह का काम रहा, किस तरह का अनुभव, आगे कौन कौन सी इनकी पिक्चरें आने वाली है। तो स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कला के क्षेत्र में आपका रुझान कब से हुआ, कैसे आप इस क्षेत्र में पहुंचे? ये बात है लगभग 81 की, जब मैं उज्जैन में पढ़ रहा था। तो उस वक्त मैं डिप्लोमा किया नाट्य विधा में, वहीं से उज्जैन से। उसके बाद 1983 में 1983 मैंने रंगमंडल भारत भवन में एज एन एक्टर ज्वाइन किया और तब से लेकर लगभग 2000 तक बतौर अभिनेता रंगमंडल भारत भवन में काम किया। भारत भवन एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध आर्ट कॉम्प्लेक्स है और उसमें एक रंगमंडल हुआ करता था, तो उसमें लगभग 17 साल अभिनेता के रूप में काम किया। उसके बाद फिर जब वहाँ से हम निकले तो उसके बाद से फिर अपना एक संस्था बना के थिएटर शुरू किया। बाहर करना, तो काफ़ी प्लेस डायरेक्ट किए हैं, एक्ट भी किया है। और फिर थिएटर करते 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 धीरे धीरे, चूँकि माध्यम हमारा यही एक्टिंग का ही है, तो फिल्म में भी आप चले जाते हैं, क्योंकि फिल्म में माध्यम का ही फर्क है, अभिनय का बहुत फर्क नहीं होता। तो चाहे वो थिएटर में कर रहे हो चाहे फिल्म में कर रहे हैं, तो आपको अगर माध्यम की समझ है, वही एक थोड़ा सा फर्क आता है उसमें। बाकी अभिनय तो यहाँ पे भी होता है और अभिनय वहाँ पर भी होता है। सिर्फ इतना फर्क हमको रखना पड़ता है कि भाई वहाँ कैमरा है और माइक आपके बिल्कुल पास में होता है, तो आपको कैसे बोलना है, क्या करना है, इसका अंतर होता है। तो वो लगभग हम माने कि हमारे लिए कोई ऐसा बहुत ही जिसको हम ना जानते हो ऐसा फील्ड नहीं था। तो फिल्मों में भी काम करना शुरू किया और फिल्में, सीरियल में एक सीरियल था जो बन रहा था। सबसे पहले तो बहुत सारे सीरियल काफी सारे किए हैं दुबई में, हालांकि वो शूट हुआ था पूरा का पूरा। तो वो एक शूट किया था, वो 52 एपिसोड का था, जो हालांकि यहाँ नहीं चला, वो चैनल था पाकिस्तान का, वहाँ चलता था, जियो चैनल, उस पर चलता था। उसके बाद और भी दूसरे, फिर एक अभी दूसरी माँ करके एक सीरियल था, जी NTV पे भी चलता था, वो भी किया। फिल्में जब से मैंने शुरू की तो पहली फिल्म थी मेरी मोहल्ला 80, तो वो डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी की फिल्म थी और उसमें एक कैरेक्टर किया था दीनबंधु तिवारी। और उसके बाद फिर मैंने वाहताज एक फिल्म थी जो अजीत सिंह एक निर्देशक थे, उन्होंने डायरेक्ट की थी, जिसमें श्रेयस तलपड़े था और मैंने एक कैरेक्टर किया, वो भी विलेन का ही कैरेक्टर था, वो किया। फिर उसके बाद एक फिल्म आई हंसल मेहता की, जिसमें राजकुमार राव थे और मैंने उसमें अजहर मसूद का कैरेक्टर किया था, वो फिल्म की। उसके बाद ये फिल्म आई है सौरभ शुक्ला की, ड्राई डे, वो अमेज़न प्राइम पर रिलीज हुई। तो उस फिल्म में भी जो कैरेक्टर है, जो मेन उसमें है, उसके पिता का कैरेक्टर किया, वो भी अच्छा रोल था, कॉमेडी भी था, उसके कई सीन वायरल भी हुए थे। फिर उसके बाद फिल्म आई मेरी धड़क 2, तो धड़क 2 में भी एक अच्छा कैरेक्टर था। उसके बाद फिर ये धुरंधर जो अभी चल रही है, धुरंधर फिल्म में। धुरंधर में कैसे संपर्क हुआ डायरेक्टर से? धुरंधर में एक बहुत ही वेल नोन कास्टिंग डायरेक्टर हैं बॉम्बे के, मुकेश छाबड़ा, तो उन्होंने काफी फिल्मों में मुझे पहले भी कास्ट किया। उमेटा जो थी, उमेटा में मुकेश छाबड़ा ने कास्ट किया था। उसके बाद भी 1-2 फिल्में थी, उसमें भी मुकेश छाबड़ा ने कास्ट किया। और ये धुरंधर में भी मुकेश छाबड़ा ने ही मुझे कास्ट किया। उसके बाद जो अगली फिल्म आने वाली है जो, तो वो प्रतिबंध के नाम से है, केरला स्टोरी है, वो फिल्म में भी मुकेश छाबड़ा ने कास्ट किया। तो उसके पास डेटा है मेरा, तो वो क्योंकि उनको लगता है कि जब ऐसा किस रोल में कौन फिट होगा उस हिसाब से, हाँ, तो वो उस हिसाब से कास्टिंग कर देते हैं। तो वो उसमें उनका भी हाथ है एक बहुत बड़ा, छाबड़ा का। फिल्मिस्तान में किस तरह का रोल था आपका? मैंने पिक्चर तो नहीं देखी फिल्मिस्तान बहुत अच्छी फिल्म है, उसको नेशनल अवार्ड भी मिला। जब पान सिंह तोमर को नेशनल अवार्ड मिला था, तो उसको मिला था फीचर फिल्म का और इसको मिला था बेस्ट हिंदी मूवी का अवार्ड। तो मूलतः कहानी ये है कि उसमें बम्बई में स्ट्रगल करने लड़का गया हुआ है, तो वो एक शूट करने राजस्थान जाते हैं और राजस्थान में एक आतंकवादियों का ग्रुप है जो
पाकिस्तान से मूव करता है तो वो इनको उठाकर ले जाते हैं। मतलब वो एक्टर रहता है लेकिन बाद में वो प्रोडक्शन में काम करने लगता है, डायरेक्शन में काम करने लगता है। तो अच्छा, वो इसलिए ले जाते हैं उठा के कि उनको किसी अंग्रेज को पकड़ के ले जाना था, क्योंकि राजस्थान में अंग्रेज आए हुए थे, तो उनसे फिर वो अपनी डिमांड रख सकते थे। तो पता लगा गलती से उसको उठा के ले जाते हैं। तो वहाँ जो ले जाते हैं फिर उस गाँव में, जो पाकिस्तान के गाँव में जो पूरा क्रिएट होता है सीन, उस पर बेस्ड फिल्म थी। बहुत अच्छी फिल्म थी वो। तो उसमें एक कैरेक्टर था जो आतंकवादियों का लीडर हुआ करता था, तो वो कैरेक्टर मैंने किया था। बहाव करके था, बहाव भाई करके था, वो कैरेक्टर किया था। अब धुरंधर के बाद और कौन कौन सी पिक्चर आने वाली हैं आपकी लगभग? अब यही मैंने जो बताया अभी, केरला स्टोरी। केरला स्टोरी में है। अच्छा। आने वाली फिल्म है। धुरंधर का पार्ट 2 कब आ रहा है? जो अभी तक जो सूचना है वो शायद मार्च के आसपास। अभी ये डेट फिक्स नहीं? हाँ, डेट फिक्स नहीं है। उसमें भी आपका रोल है? उसमें भी है, क्योंकि वो पूरी फिल्म में है तो उसमें भी रोल है। वहाँ पे भी आएंगे सीन, क्योंकि वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई है, नहीं तो एक ही पार्ट में होता सारा। पार्ट में होता तो वो 2 पार्ट में डिवाइड कर दी उन्होंने। एक चीज मैंने कल देखी पिक्चर में, और जो देखने में भी आ रही है कि विलन के रोल मतलब अच्छे से मतलब आजकल दिखा रहे हैं फिल्मों में। तो आजकल की युवा पीढ़ी है विलन टाइप बनना चाहती है, ऐसा मुझे लग रहा है। मतलब लोग बाग धूम्रपान भी काफी दिखाया गया है। तो एक मैसेज हम युवाओं को क्या दें कि वो मतलब विलन की सोच ना रखें, हीरो है रियलिटी में किस तरह के रहे। नहीं, जहाँ तक धुरंधर की बात है तो आपको उसकी स्टोरी लाइन देखना पड़ेगी। वो एक तरह से कहीं ना कहीं वो बात बता रही कि जो मुंबई में जो 26/11 का अटैक हुआ, हाँ वो तो है उसमें। तो 26/11 के अटैक को लेकर वो बनी फिल्म है। एक तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान किस तरह से कोशिश करता है, हिंदुस्तान में क्या गड़बड़ियां कैसे की जाएं, तो पाकिस्तान में क्या साजिशें हो रही थी या क्या साजिशें रची जा रही थी और उनमें कौन लोग इन्वॉल्व। तो वो तो विलेन ही होंगे, क्योंकि एक देश के खिलाफ जब आप काम कर रहे हो वो विलेन ही है। विलेन किस तरह के हैं उनका एक तरह से कैरेक्टराइजेशन है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो विलेन को हम कह रहे हैं कि हम उसको महिमा मंडित कर रहे हैं, महिमा मंडित नहीं कर रहे हैं। वो कर क्या रहे थे, क्योंकि जैसे अब शायर रहमान का किरदार है जो अक्षय खन्ना ने निभाया है, तो एक बलूच नेता है, वो हथियार सप्लाई करता है, लेकिन वो वहाँ की पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व है। तो ऐसे लोग पाकिस्तान की राजनीति में काम कर रहे हैं जो एक आतंकवादी संगठन को हथियार सप्लाई करता है। ठीक है, अब वहाँ अब्दुल भुटाबी को हम देखें, जो मैंने कैरेक्टर किया, वो एक वहाँ मदरसा भी चलाता है, एक धार्मिक नेता भी है। उसके बाद वो क्या कर रहा है कि वो हथियार लेके जो पूरा कसाब वसाब को जो ट्रेनिंग दी थी और जो 26/11 की पूरी प्लानिंग थी, उस 26/11 के अटैक का वो मास्टरमाइंड था। उन पर ये फिल्म है। तो हमको ये भी सोचना पड़ेगा, हमको ये सिर्फ इसलिए नहीं कि हम विलेन को ग्लोरीफाई कर, हम देखें कि कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रीयता को उभारने वाली फिल्म है, क्योंकि एक जो साजिश वहां बैठकर रची जा रही थी और वहां के लोग, क्योंकि एक सीन आपने देखा होगा इस फिल्म में है कि जब वो अटैक हो रहे हैं बॉम्बे में, ताजमहल में, यहाँ पे, तो वहाँ पे एक सीन चल रहा है कि वो किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं और बाकायदा अपने सैटेलाइट पे पूरा रिकॉर्डिंग भी दिखाई गई। हाँ, रिकॉर्डिंग भी दिखाई। फिल्म तो पूरे उस पे ये मैंने देखी। तो मतलब इसलिए वो सैटेलाइट पे वो बोल रहे हैं कि यहाँ बम फेंक दो। अब वो जो सारे कैरेक्टर वो आनंद ले रहे हैं, कैरेक्टर का ग्लैमराइजेशन नहीं है, दरअसल वो स्टोरी बेस्ड। लेकिन आजकल के युवा उसको फॉलो ना करें, अपना कहने का मतलब है फॉलो तो जैसे कि भाई अब विलेन सिगरेट पी रहा है तो आजकल धूम्रपान करने लगते हैं बच्चे, उनको देखकर मतलब उस लाइन में जब हम कोई फिल्म देखते हैं तो हमको फिल्म में ये भी देखनी चाहिए कि वो फिल्म कह क्या रही है। दरअसल फिल्म ये नहीं कह रही कि विलेन अच्छी, फिल्म ये कह रही है कि एक देश दूसरे देश पर कैसे साजिश रचता है, कैसे अटैक करता है और उसके लिए वो क्या अपनी चीजें करता है, उस पर बेस्ड फिल्म है। तो हमको ये एक बहुत क्लियर कट है और वो फिल्म में भी दिखता है। मतलब जिससे भी आप पूछोगे कि ऐसा नहीं है कि आजकल हमारी जो जनता है या जो लोग हैं बड़े जागरूक हैं, और वो जैसे इसी की हम बात करें कि जो आदिधर ने इसके पहले फिल्म बनाई थी सर्जिकल स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, तो उसमें भी वही था कि जो थी उस पर बेस पूरी फिल्म थी। उन लोगों ने जो अटैक किया था उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक जो भारत ने की, तो हमको इस दृष्टि से भी देखना पड़ेगा। अब उसमें ये है कि वो अब जो लोग देखने जा रहे हैं तो वो क्यों देखने जा रहे हैं, वो इसीलिए देखने जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम बड़े एक्टर काम करते हैं, अक्षय खन्ना का अपना स्टारडम है या संजय दत्त का स्टारडम है या रणवीर सिंह का अपना स्टारडम है, सिर्फ इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि यही एक्टर्स किसी दूसरी फिल्म में भी काम करते हैं। तो बहुत बार फिल्में नहीं चलती, लेकिन ये फिल्म चल चुकी रही है कि उसकी कहानी जो है, कहानी एक है और उसकी कहानी की जो कसावट है, जो कहने का तरीका है, वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया। इस कारण से नहीं तो आज के दौर में आप ये बताइए ना कि 2 घंटे 2.25 घंटे की फिल्म आ रही है, उसमें ही बोर हो जाता है आदमी ना, और उठ के बाहर निकल जाता है। लेकिन इस फिल्म में ऐसा नहीं हो रहा, आदमी बैठता है, जो फिल्म खत्म होती था उसको पता लगता है कि मेरे 3.5 घंटे खत्म हो गए। तो अभी मैं किसी से बात कर रहा था कि 3.5 घंटे में आधा घंटा और जोड़ दो, क्योंकि
वो आधा 15 मिनट आने में लगा होगा और 15 मिनट जाने में लगा होगा। 4 घंटे एक आदमी एक फिल्म को दे रहा है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है आज के समय में। आज के समय में तो वैसे शॉर्ट का जमाना है, लेकिन फिर भी 4 घंटे की अगर कोई फिल्म देख रहा है तो काफी अच्छी फिल्म है धुरंधर। कल मैं विदिशा में देख के आया हूँ, बाबा साहब का उसमें रोल है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो थिएटर में जाके जरूर देखिएगा। हमारे देश और पाकिस्तान पे आधारित है, जैसे कि बताया बाबा साहब ने। और भी कई इनकी पिक्चर हैं, वो भी आपने नहीं देखी है, जरूर देखिएगा। कई फिल्मों में रोल कर चुके हैं। और हमारे सिरोंज क्षेत्र के इतने बड़े कलाकार आज हमारे मंच पे हैं, ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी आप हैं, अभिनय, मंच, कविता, सभी तरह की। कविता में भी रुचि रखते हैं? कविता पहले से लिखते हैं? मेरी 4 किताबें प्रकाशित हैं और एक कविता संग्रह प्रकाशित है, वो उसका नाम है मंच पर अदृश्य। इसके अलावा 4 नाटक हैं जो प्रकाशित हैं। जो एक नाटक है आदि शंकराचार्य पर केंद्रित है, उसका नाम है शिवोहम। फिर एक नाटक है संत कबीर पर केंद्रित है। फिर एक नाटक मरघटा खुला है जो बहुत रिलेवेंट है, लेकिन अल्टीमेटली वो बात उसी अध्यात्म की करता है। और फिर अभी हाल ही में एक नाटक और प्रकाशित हुआ है संत तुकाराम, जो महाराष्ट्र के एक बड़े संत हुए हैं, उनके जीवन पर आधारित नाटक है। तो 4 नाटक प्रकाशित हैं, एक कविता संग्रह प्रकाशित है मेरा। और अब इसके साथ जीवन का ये भी है कि अध्यात्म में भी हूँ। तो जीवन में एक्टिंग, कविता या अध्यात्म, कौन से क्षेत्र में ज़्यादा अच्छा लगता है आपको? कौन से में ज़्यादा अच्छा अनुभव करते हैं? मुझे सभी क्षेत्र में अच्छा लगता है। मुझे इसलिए अच्छा लगता है, जो मेरा अपना सोच है कि जब तक आप अध्यात्म से नहीं जुड़ते हैं, क्योंकि इसके पहले भी मैं एक्टिंग कर अभिनय करता था, थिएटर करता था, लेकिन जब तक अध्यात्म से नहीं जुड़ा था तब तक सोच और दृष्टि बहुत अलग। लेकिन जैसे ही अध्यात्म से जुड़ा हुआ, क्योंकि जब मैं 45 साल की उम्र का हुआ तब मेरा अध्यात्म से अपना जुड़ाव शुरू हुआ, तो उसके बाद से फिर आपकी पूरी दृष्टि में एक परिवर्तन आ जाता है। और जो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं हमारी जो सनातन संस्कृति है उसको जब हम जानना शुरू करते हैं और अपने आप को उस स्तर से, उस हिसाब से ढालना शुरू करते हैं, तो आपका पूरा जीवन बदलता है। और वो अध्यात्म कहते हैं कि आपको भाई इतनी आपाधापी है, इतनी सारी झंझटें हैं जीवन में, तो उसको आप कैसे फाइट करेंगे? बिल्कुल, उससे कैसे लड़ाई करेंगे? तब उसके लिए आपको कहीं ना कहीं अध्यात्म के पास जाना पड़ेगा और अपनी जो सनातन संस्कृति है उसकी तरफ जाना पड़ेगा। तो मेरे साथ तो ये कहें कि देव योग से हुआ या पूर्वजों की कृपा से हुआ, क्योंकि दादा हैं गोविंद राम शास्त्री, वो सिरोंज के ही हैं और सिरोंज के बड़े प्रकांड पंडित और ज्योतिषाचार्य हैं, मतलब थे और रहे हैं यहाँ के। तो उन्हें लोग भैया जी के नाम से जानते थे। और तो उन सब की कृपा है, क्योंकि कहते भी है ना कि कई बार आप नाटक में तो ठीक आपका शौक था, आप चले गए, या वो भी एक डेस्टिनी भी हम माने कि उसमें आ गए। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपकी एक नियति होती है कि आप अध्यात्म में जाएंगे, तो कहीं मार्ग कहीं ना कहीं उसके लिए प्रभु प्रशस्त करते हैं। तो वही हुआ कि जब मैं 45 साल का हुआ, क्योंकि सिरोंज हमारा घर है, लेकिन मैं सिरोंज से ज़्यादातर बाहर रहा, लेकिन प्रभु की ऐसे ही वो आज्ञा हुई या क्या कहना चाहिए, उनका कृपा हुई, तो वापस वो सिरोंज में ले आए मुझे। तो 45 साल की उम्र में सिरस्वास में मैंने लगभग 10-12 साल सेवा की, जो यहाँ बहुत बाबा साहब का बहुत प्रसिद्ध स्थान है, सिद्ध बाबा जी का। और फिर उनके आदेश पर ही उन्होंने आदेश दिया कि भाई यहाँ से हटके अभी एक आश्रम का निर्माण करो, जिससे एक आध्यात्मिक जागृति लोगों तक फैले। तो वो सिरोंज के आसपास देखो कहीं पर। तो काफ़ी ढूंढते हुए और उनके कृपा से ये आमाढाना में ये ज़मीन मिली और यहाँ पर हमने आश्रम बनाना शुरू किया। लगभग 2017 में हमने इसको बना लिया था। तो 2017 से ये लगातार अखंड धूना जल ही रहा है। और आसपास के गांव से, बासुदा से, विदिशा से, गुना से, अशोकनगर से, भोपाल से तमाम तरह के लोग आते हैं और जो भी उनकी इच्छाएं होती हैं, मनोकामनाएं होती हैं, वो बाबा साहब पूरी करते हैं। मैं तो उसका निमित्त मात्र हूँ, पर ये मैं मानूंगा कि उनके सानिध्य में आने से और अध्यात्म के सानिध्य में आने से मेरे जीवन में भी बहुत बदलाव आया। दर्शकों से भी यही कहना है, कहने का मतलब आप किसी भी क्षेत्र में हैं, आध्यात्म में जुड़ें, हमारी संस्कृति से जुड़ें, हमारे धर्म से जुड़ें। आजकल लोग बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं तो वो उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं या गलत राह जा रहे हैं आजकल सोशल मीडिया देखकर बच्चों से। तो इस चीज़ को समझें कि अपनी संस्कृति को ना भूलें, अपने धर्म को ना भूलें, यही बाबा साहब का कहना है। और यहाँ पर भी अगर आप नहीं आए हैं तो इस आश्रम में जरूर आइए, जो कि बना हुआ है बासदा रोड पर, आमाढाना के पास में, आपको दूर से ही दिख जाएगा रोड पर। यहाँ भी आप जरूर आइएगा, जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहा है। आपको लगता है सिरोंज क्षेत्र से भी कला के क्षेत्र में लोग निकल सकते हैं? इस क्षेत्र में कैसे पहुंच सकते हैं, उसके लिए क्या करें? नहीं, सिरोंज से काफ़ी लोग रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि सिरोंज एक बहुत पुराना शहर है। और चूंकि अगर हम बात करें तो जैसे मैंने सुना है जो कि यहाँ एक ज़माने में साड़ियाँ बना करती थी,
और वो मुझे नहीं लगता कि वो किंवदंती होगी कि वो ऐसी साड़ी होती थी कि जो वो अतिशोक्ति में है कि माचिस की डिब्बी में बंद जाती थी, लेकिन वो ये है कि बहुत सुंदर रही होगी, बहुत हल्की रही होगी। जैसे हमारे यहाँ दरियों का काम है बहुत बड़ा, के लिए प्रसिद्ध है। फिर हमारे यहाँ जो दुकानें हैं वो ऊपर नीचे हैं, तो व्यापार का एक पूरा परंपरा रही, यहाँ पे एक ट्रेडिशन रहा है। शायरी की या साहित्य की एक बहुत ही पुरानी परंपरा सिरोंज की रही है। तो इस तरह से सिरोंज को देखा जाए तो साहित्यिक दृष्टि से भी सिरोंज बहुत समृद्ध जगह रही। ऐसा नहीं कि यहाँ से कलाकार नहीं निकलते हैं, और वो कई बार क्या होता है कि आपको कब मौका मिलेगा, हाँ, मौके के ऊपर तो वो जैसे कहते हैं ना कि आपको जब प्रभु ने नवाजना शुरू करता है तो वो फिर वो एक समय होता है, पर ऐसा नहीं। सिरोंज की अपनी बहुत पुरानी परंपरा है और विरासत है, और मैं तो ये कहूँगा कि साहित्य का गढ़ रहा है ये, क्योंकि एक जमाने में लोग कहते थे कि जो सबसे बड़े मशायरे हुआ करते थे वो सिरोंज में ही होते थे। लेकिन आजकल बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो कम हो रहा है इस चीज़ में। मैं भी कविताएं लिखता था, मैंने कम कर दिया, और सुनना इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहा, शॉर्ट रील देखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ये एक दौर आता है। देखिए क्या होता है कि आप दौर के पीछे भागते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर आप, क्योंकि हम एक सर्कल में हैं, पूरा अगर जीवन भी देखें तो वो सर्कल में चलता है, तो वापस लौट के हमको वहीं आना पड़ेगा। और दरअसल चाहे वो आप कविता लिख रहे हो या कुछ भी लिख रहे हो, उसके लिए आपको पढ़ना लिखना बहुत पड़ेगा, है ना, और जीवन का अनुभव भी लेना पड़ेगा, तभी आपकी एक दृष्टि विकसित होगी। और दृष्टि विकसित तभी होगी कि जब आप तमाम चीजों से जुड़े रहेंगे। इसलिए हमारे यहाँ कोई भी चीज अलग नहीं है। सनातन संस्कृति में अगर हम अपने रूट को नहीं जानते, अगर हम ये नहीं जानते कि आदि शंकराचार्य ने हजारों किलोमीटर दूर केरल है, वहां से अद्वैत के शिक्षा प्राप्त करने के लिए ओमकारेश्वर पहुंचते हैं और अद्वैत की शिक्षा ग्रहण करते हैं और फिर अद्वैत को पुनर्स्थापित करते हैं, तो ये हमको अगर नहीं पता है तो फिर हम अपने भारत को कैसे जानेंगे कि भारत की संस्कृति क्या है। इसलिए इस पे निराश नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि एक दौर आता है उसके बाद वो फिर कम हो जाता है, फिर दूसरा होता है। तो हमको अपनी रूट को पकड़ के रखना चाहिए। हम उस रूट को पकड़ेंगे, जड़ों को पकड़ेंगे, तो हम उतने ही समृद्ध होंगे और उतने ही मजबूत बनते जाएंगे। उदाहरण दूं कि जैसे हम ज्योतिष के बारे में बात करें, कि हम ये मानते हैं कि ज्योतिष कुछ लोग कहते हैं ना कि वो कुछ भी नहीं है, ये लोग बहला रहे हैं, हाँ, उसको मानते नहीं। वो साइंस है अपने आप। क्योंकि कई बार साइंस तो हर चीज में अपना निकल के आता है अपना, क्योंकि अध्यात्म जो है वो अपने आप में विज्ञान है पूरा का पूरा। अभी आज का जो विज्ञान है वो उसको नहीं समझ पाता, इसलिए वो कहता है कि विज्ञान ही सब कुछ है, पर विज्ञान सब कुछ नहीं है। क्योंकि उसको आप जब उस कहते हैं ना, मैं एक फ्रेज हमेशा बात कहता हूँ कि आप आध्यात्मिक चश्मे से इस भौतिक जगत को देख सकते हो, लेकिन आप भौतिक जगत के चश्मे से आध्यात्मिक जगत नहीं देख सकते, वो नाकाफी है। जैसे हम कहते हैं ना कि कई चीजें पानी में नहीं है, हमको नहीं दिखाई देती, तो उसके लिए आपको जब माइक्रोस्कोप लगाते हैं आप, तो आप देखते हैं कि पानी में अमीबा भी है, पैरामीशियम भी है, वो सब दिखता है, लेकिन वो नंगी आंखों से नहीं दिखता। तो आपको उतना पावर चाहिए, और वो पावर आपको कहीं ना कहीं अध्यात्म देता है। तो जब वो दृष्टि बनती है तो तमाम चीजें दिखाई देना पड़ती है। इसलिए एक जो कॉन्फ्लिक्ट है कि वो कहते हैं ना कि विज्ञान अलग है, साहब विज्ञान प्रूव करता है, तो अध्यात्म में बहुत सारी चीजें जब उसको हम उस दृष्टि से देखेंगे, जाके देखेंगे, तब हमको समझ में आएगा। ऐसा ही ज्योतिष है। ज्योतिष में भी हम अगर ग्रहों की स्थिति और उन सबको देख के अगर हम कोई चीज प्रिडिक्ट करते हैं, और मेरा तो ये प्रैक्टिस में रहा है क्योंकि ज्योतिष भी मैं करता रहा हूँ, कि कई बार जब कई बीमारियां समझ में नहीं आती, तो जब हम कुंडली देखते हैं तो वो उसकी अगर हम रेमेडी करते हैं तो बाद में वही चीज फिर रिवील हो जाती है और डॉक्टर पकड़ लेता है उसको। तो उस साइंस को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि साइंस भी ऐसा अगर कंप्लीट होता तो कई बार ये होता है ना कि आप जाते हैं, आपने MRI भी करा लिया, आपने ब्लड टेस्ट भी करा लिया, आपने सब कुछ करा लिया, लेकिन तब भी आपको तकलीफ है। डॉक्टर बोलते कुछ है नहीं आपको, लेकिन आपका पेट दर्द कर रहा है, वो क्यों नहीं पकड़ पाते? जबकि उसको तकलीफ तो है अभी भी। ऐसे आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे। तब हम लोग जो कुंडली देखते थे, हमको पता लगता है कि ये इसकी दशा क्या है या अंतरदशा क्या है जो खराब चल रही। तो अगर इसकी हम जब रेमेडी करते हैं, जाप करते हैं, तो उसके कुछ दिन करने के बाद अगर आप फिर से चेकअप कराने जाओगे, तो क्योंकि जो ग्रह का प्रेशर था वो हट गया, तो वो चीज जो उसको थी वो रिवील हो जाती है। तब डॉक्टर प्रॉपर डायग्नोज कर पाता है कि उस दिशा में फिर वो चलता है, उसकी दवाई करता है और आदमी ठीक हो जाता है। तो इसलिए साइंस है, उसको समझने के लिए आपको उस दृष्टि को समझना पड़ेगा। तो ये थे हमारे आदरणीय बाबा साहब संजय मेहता जी, जिन्होंने की अपनी पिक्चरों के बारे में बताया, बाकी आध्यात्म और हमारी संस्कृति, कई तरह की बातें हमारे सामने रखी। अगर आपने इनकी पिक्चर देखी है तो जरूर देखिए, धुरंधर, जो कि अभी थिएटर में चल रही है। बाकी इनका कहना, आध्यात्म से जुड़े रहिए, भले ही आप किसी भी क्षेत्र में हो, अपनी संस्कृति से जुड़े रहिए, अपने धर्म से जुड़े रहिए, और यहाँ आश्रम पे भी
आप अभी तक नहीं आए हैं तो जरूर आइए। तो बाबा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है जो हमें इतना कीमती समय दिया, हमसे बातचीत की, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, और जो मुझे देख रहे हैं इस वक्त उन सभी को धन्यवाद देता हूँ मैं, आपके इनके माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा हूँ मैं। ये वीडियो आपका अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाइए, क्योंकि हैं तो इतने प्रसिद्ध कि हम उतने लेवल तक नहीं है कि इनको मतलब आप लोगों के सामने रखें, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं जानते हैं तो ज़रूर फॉलो कीजिए हमें, और इस तरह के लोग हम आपके सामने लेके आते रहेंगे।